हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले कॉस्ट चैप्टर के ऊपर एक पार्ट और भी बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने कॉस्ट की डेफिनेशन बताई थी और आपको टीएफसी, टीवीसी और टीसी के बारे में हर एक चीज मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर करा था। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम कॉस्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 2 यानी वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम एवरेज कॉस्ट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, जो आज इस चैप्टर की सेकेंड क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट। इसको हम लोग पर यूनिट कॉस्ट भी कह देते हैं, पर यूनिट कॉस्ट भी कह देते हैं। इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप के एवरेज कॉस्ट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट, जिसे हम लोग एएफसी के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम एवीसी के नाम से जानते हैं। और थर्ड है हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसे हम एटीसी या कभी कभी एसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है। देखो, इसमें हम जितनी भी डेफिनेशन पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट में, हर जगह आपको पर यूनिट वर्ड जरूर मिलेगा। पर यूनिट, इसलिए जितने भी एवरेज कॉस्ट होते हैं इस चैप्टर के अंदर उसे हम लोग पर यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सामने कभी पर यूनिट कॉस्ट आ जाए तो आप समझ जाना पर यूनिट कॉस्ट 3 टाइप की होती है, एएफसी, एवीसी और एटीसी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं एएफसी। इट इज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि जितना भी फिक्स कॉस्ट होता है उसमें पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एएफसी कहते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं यहां पर आपको एक बार समझाता हूं। ठीक है, देखो, जैसे हमने 0 यूनिट प्रोड्यूस करा तो हमारा टीएफसी कैसा है, 12 है, क्योंकि आपको पता है कि टीएफसी हर जगह कैसा होता है, सेम होता है। और टीएफसी निकालने के लिए, एएफसी निकालने के लिए हम टीएफसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन में आउटपुट, यानी जितना भी आपका टीएफसी आया और आपने जितनी भी यूनिट को प्रोड्यूस करा उससे डिवाइड करो तो आपका एएफसी निकलकर सामने आ जाता है। 12 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी आ गया, 12 डिवाइड बाय 1 12 आ गया। अगर मैं 2 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं और मेरा टीएफसी कितना है, 12 है, तो पर यूनिट पर कितने रुपए का खर्चा आता है, 6 रुपीज का फिक्स खर्चा आ जाता है। अगर मैं 3 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता हूं और मेरा टीएफसी 12 है तो इसका मतलब पर यूनिट पर कितनी कॉस्ट आ जाती है, 4 रुपीज आ जाती है। तो इस तरीके से हमने एएफसी निकाला। तो यहां पर 3 बातें मैंने आपको क्लियर करी, मीनिंग क्लियर करा। इसका मतलब क्या होता है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं, एएफसी कहते हैं। एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन में आउटपुट, और ये एएफसी की टेबल है। क्या करेंगे, आउटपुट टीएफसी कोई भी नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ 12 लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 100, 200, 300, और यहाँ पर आप डिवाइड करते हुए चले जाओगे। यहाँ पर कुछ बातें सीखने वाली है टेबल के अंदर, ध्यान से समझना। फर्स्ट, जब आउटपुट 0 होता है तो एएफसी इंफिनिटी होता है। फर्स्ट नंबर की बात क्या समझनी है टेबल के अंदर से, कि जब आउटपुट 0 होता है तो एएफसी इंफिनिटी होता है, क्योंकि टीएफसी को जब 0 से डिवाइड दिया जाता है तो वो इंफिनिटी आ जाता है। दूसरी बात हमें क्या समझनी है, जैसे जैसे हम आउटपुट का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं एएफसी का लेवल लगातार गिरता हुआ चला जाता है। लेकिन आप इस टेबल को कितना भी आगे बढ़ा लो, आप इस टेबल को कितना भी आगे बढ़ा लो, प्रोडक्शन 4 करो, 5, 6, 7, 8, 9, जितना भी आगे बढ़ा लो, कभी भी एएफसी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हाँ, एएफसी की वैल्यू गिरती हुई जरूर चली जाएगी, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं हम लोग एएफसी के डायग्राम पे। अगर आप इसी डाटा को लेकर डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे डायग्राम आपका इसी तरीके से, इसी शेप में डायग्राम बनेगा। ठीक है, हालांकि मैंने रफ हैंड डायग्राम आपके लिए बना दिया है। तो एएफसी हमने यहाँ पे रफ हैंड डायग्राम बनाया है। इस एएफसी कर्व में 2-3 बातें याद रखनी है। ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और इसकी जो शेप होती है, इस शेप को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। बात समझ में आ गई? तो कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है एएफसी की शेप कैसी होती है, तो हम क्या जवाब देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होती है। इट गेट्स नियरर एंड नियरर टू द एक्सिस। कह रहा है कि ये दोनों एक्सिस के बिल्कुल नियरर चला जाता है, बिल्कुल पास में चला जाता है, बट नेवर टच देम, लेकिन उन्हें कभी भी टच नहीं करता। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एएफसी कर्व ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करता है, ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करता है। इसके पीछे का रीजन, हम आउटपुट कितना भी कम कर दे, एएफसी कम होता रहेगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए वो एएफसी कभी भी
एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। तो AFC एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करता? क्योंकि आउटपुट बढ़ाने पर AFC कम होता है लेकिन कभी जीरो नहीं होता, इसलिए वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर देगा इट मींस वो तो फिर जीरो हो जाएगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। और आउटपुट जीरो होने पर भी हमारा AFC जीरो नहीं होता। चेक करो, आउटपुट जीरो होने पर भी हमारा जो AFC है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहां जाता है? इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इधर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो AFC में मैंने आपको चार बातें समझाई है, मीनिंग, फॉर्मूला, टेबल और डायग्राम। सेम चलते हैं हम लोग ABC की तरफ। ABC में की डेफिनेशन में भी सेम बात लिखी है, इट इज पर यूनिट। पर यूनिट वर्ड आपको तीनों डेफिनेशन में मिलेगी। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है? इसे निकालने के लिए हम TVC का इस्तेमाल करते हैं। जैसे AFC को निकालने के लिए TFC का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही ABC को निकालने के लिए हम TVC अपॉन में आउटपुट करते हैं। तो दो बातें आपको क्लियर हो गई। आइए जरा इसके टेबल से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आउटपुट 0 है, 1 है, 2, 3, 4। अब हमने TVC हम लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ के आए। जब आउटपुट 0 होता है तो TVC भी 0 होता है, समझाया था। फर्स्ट पे हमने 6 मान लिया, 2 पे 10 मान लिया, 3 पे 15 और 4 पे 24। अब ये जो नंबर है ये मैंने एज्यूम करें, आप चाहो तो इस नंबर को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। ABC निकालने के लिए पहला तो 0 ही हो गया, एक तरह से डैश लिख दिया मैंने। क्या फॉर्मूला है ABC का? फॉर्मूला क्या है? TVC अपॉन में आउटपुट, इस तरीके से। तो TVC 6 डिवाइड बाई 1 6 आ गया, 10 डिवाइड बाई 2 5 आ गया, 15 डिवाइड बाई 3 5 आ गया, उसके बाद 24 डिवाइड बाई 4 6 आ गया। अगर आप इन नंबर्स को देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? पहले डिक्रीज होता है और देन फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ABC कर्व कैसा होता है? ABC कर्व अगर हम डाटा की मदद से बनाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या होगा। इस तरीके से पहले क्या होगा? घटेगा, उसके बाद देन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ABC कर्व में याद रखना है, ABC कर्व कैसा होता है? यू शेप। अगर इस शेप की बात करेंगे तो याद रखना है ABC कर्व कैसा होता है? यू शेप होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि शेप कैसी होती है ABC कर्व की, तो हम क्या बोलेंगे? यू शेप होती है। रीजन क्या होता है? पहले ABC एक पॉइंट तक घटेगा और अपने मिनिमम, ये मिनिमम पॉइंट है इसका, हालांकि 5 भी मिनिमम है, ये मिनिमम पॉइंट है। उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ABC एक पॉइंट तक डिक्रीज होता है, अपने मिनिमम पे पहुंचता है और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ABC की शेप कैसी होती है? मिनिमम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें मैंने लिख भी दी है। ABC इज यू शेप, कह रहा है यू शेप होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये बात हम आगे प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ABC इनिशियली फॉल, कह रहा है कि ABC क्या होता है? स्टार्टिंग में ABC गिरता है, फॉल होता है विद इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते हैं ABC स्टार्टिंग में क्या होता है? डिक्रीज होता है एंड रीचिंग इट्स मिनिमम, उसके बाद अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, मिनिमम लेवल, एंड स्टार्ट राइजिंग, और उसके बाद देन स्टार्ट हो जाता है राइज करना, ठीक है। तो ABC के बारे में भी आपको मैंने यहाँ पे 4 बातें क्लियर करी, मीनिंग, फॉर्मूला, टेबल, और हमने इसके रिगार्डिंग डायग्राम और डायग्राम से जुड़ी हुई कुछ बातें भी पढ़ी है। लास्ट है हमारा ATC, इसी को हम AC कर्व भी कह देते हैं। तो 2 नाम है, ATC बोल दो और कहीं पर AC लिखा हुआ आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेम बात है डेफिनेशन के अंदर, इट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मूला क्या है ATC का? TC को आउटपुट से डिवाइड कर दो, या ATC निकालने का एक और फॉर्मूला हो सकता है, आप AFC प्लस ABC कर दो। AFC और ABC का जब सम कर दिया जाता है तो भी हमें क्या मिल जाता है? ATC मिल जाता है। टेबल पे आ जाते हैं, आउटपुट 1 2 3 4। अब मैं यहां पर मैंने जो शेड्यूल बना रखा है वहीं से डाटा उठा लेता हूं। यहां से मैं एक काम करता हूं, AFC का डाटा उठा लेता हूं, इन्फिनिटी 12 6 4 और 3, इन्फिनिटी 12 6 4 और 3। और यहां से मैं एक काम करता हूं, आपका ABC का डाटा उठा लेता हूं। ABC का डाटा क्या क्या था? हमारा पहला डैश था 6 5 5 6, इस तरीके से। अब ATC निकालने का फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया कि दोनों का सम कर दो, AFC और ABC। हमने सम कर दिया, ये डैश आ गया, 12 प्लस 6 18, 6 प्लस 5 11 आ गया, 4 प्लस 5 9 आ गया, 3 प्लस 6 हमारा 9 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो होता है डायग्राम, अच्छा थोड़ा सा मैं अगर आउटपुट को और आगे लेके जाऊंगा ना तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ATC भी क्या होता है? पहले डिक्रीज होता है, अपने मिनिमम पे पहुंचता है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर अब इससे आगे हम जाएंगे तो बढ़ना ये स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए ATC का जो डायग्राम होता है ये भी कैसा होता है? यू शेप।
पहले एक पॉइंट तक डिक्रीज होता है, मिनिमम पहुंचता है और देन उसके बाद बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ATC इज यू शेप, ATC इनिशियली फॉल्स, कहता है पहले इनिशियली ये फॉल्स होता है, कम होता है, रीच मिनिमम, मिनिमम पहुंचने के बाद वो क्या कर देता है, स्टार्ट राइज। बच्चों एवरेज कॉस्ट तो हमने इस चैप्टर के अंदर समझ ही लिया कितने तरीके के एवरेज कॉस्ट होते हैं। एवरेज कॉस्ट के साथ एक छोटा सा कॉस्ट हम इसी वीडियो के अंदर और भी समझ लेते हैं जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट, और कई बार मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी तो मार्जिनल कॉस्ट के आगे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, फिलहाल हम मार्जिनल कॉस्ट को समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। इट रेफर टू द एडिशन टू टोटल कॉस्ट, कह रहा है कि टोटल कॉस्ट में जो एडिशन होता है when one more unit of output is produced, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे मान के चलो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आउटपुट और यहां ले लेता हूं मैं टीसी। मैं जस्ट लाइक बात करता हूं कि मैं फर्नीचर का काम कर रहा हूं और सोफा सेट बना रहा हूं, ठीक है। तो एक सोफा सेट बनाने के का टोटल खर्चा, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिलाकर जो खर्चा आता है वो 10,000 रुपए का आता है, ठीक है। अब की बार मैंने 2 सोफा सेट बनाया, पहले एक बनाया तो 10,000 का खर्चा, 2 बनाया तो दोनों को मिलाकर कितने खर्चा आ गया, 19,000 का। तो मेरा सवाल यह है कि जब मैंने एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा सोफा सेट बनाया तो उसमें खर्चा कितना बढ़ गया, उसमें मेरा खर्चा बढ़ गया 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज मेरा खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने पर आपके टोटल कॉस्ट में कितना ऐड हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो इस केस के अंदर जो है मार्जिनल कॉस्ट हमारा कितना है, टीसी मार्जिनल कॉस्ट कितना है, 9,000। तो वही डेफिनेशन लिखिए, इट रेफर टू द एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। इसको हम टीवीसी की मदद से भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने इसे टीसी की मदद से निकाला, इसे हम टीवीसी की मदद से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2 फॉर्मूले मैंने मार्जिनल कॉस्ट के लिखे हुए हैं। पहला TCn माइनस TCn माइनस 1, कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि नीचे वाली टर्म्स में से, टीसी के नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म माइनस कर दो। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये है मेरा क्या होगा, ये होगा TCn और ये क्या होगा ये होगा मेरा TCn और ये होगा मेरा TCn माइनस 1। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, यही फॉर्मूला है, TCn माइनस TCn माइनस 1। सेम इसे हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, TVCn माइनस TVCn माइनस 1, यानी TVC के नीचे वाली में से ऊपर वाली टर्म माइनस कर दो तो भी आपका आंसर आ जाता है। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है कि अगर हम TVC को माइनस करते हुए जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, MC, मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का सम करते हुए चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, TVC। तो समेशन MC किसके बराबर हो जाता है, TVC के बराबर आ जाता है। तो ये फॉर्मूले भी याद रखने, हालांकि अभी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम इस चैप्टर में, तो आगे हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। आउटपुट हमारा 0 1 2 3 4 5, एक टेबल समझा रहा हूं मैं मार्जिनल कॉस्ट के रिगार्डिंग। यहां पे TVC मैंने लिया 0 6 10 15 24 35, ये डाटा ले रहा हूं मैं इसी चैप्टर में से, ठीक है। TFC मैंने सब में सेम मान लिया। TC कैसे निकलता है, दोनों का सम करते चले जाओ, आपका TC निकल जाता है। अब आ जाते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्ट हम किसकी मदद से निकालेंगे, TCn माइनस TCn माइनस 1 करके। अब देखो इसमें से हमें ऊपर वाली टर्म नहीं पता कितनी है, तो हम यहां पे लगाएंगे डैश। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 18 माइनस 12, ये आ गया हमारा 6। फिर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 22 माइनस 18, ये आ गया मेरा 4। फिर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 27 माइनस हमारा 22, इट इज 4। 36 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो 36 माइनस 27, इट इज 9, ठीक है। उसके बाद 47 में से हम इसको माइनस कर देंगे, 47 माइनस 36, तो ये आपका आ गया 1 और ये आ गया 1, तो 11 हमारा आंसर आ गया। अब चेक कर सकते हो कि हमने मार्जिनल कॉस्ट को TC से निकाला है, ठीक है, इस बार TC से निकाला है। अगर आप चाहो तो TVC से भी निकालो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इसे होमवर्क दे देता हूं, आप लोग TVC की मदद से मार्जिनल कॉस्ट यहां पे निकाल लेना। अच्छा, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। पहले डिक्रीज हो रहा है, अपनी मिनिमम लेवल तक पहुंचा और उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आप इसमें क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारा AB से कर्व U शेप था,
एटीसी कर्व यू शेप था। क्यों यू शेप था? क्योंकि वो पहले डिक्रीज हो रहा है, अपने मिनिमम लेवल तक पहुंच रहा है और देन उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो सेम इसी तरीके से हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी कैसा है? यू शेप डायग्राम है। देखो क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज, मिनिमम लेवल पहुंचा और उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। हालांकि एवीसी, एटीसी और एमसी इनके बीच में रिलेशंस भी होते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर में जितने भी कॉस्ट के अंदर रिलेशंस बैठते हैं वो सारे रिलेशंस आपको समझाने वाला हूं। तो मार्जिनल कॉस्ट के रिगार्डिंग यही बात लिखी मैंने, इट इज यू शेप कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मैंने बोला था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू फैक्टर, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कब? जब हम प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे।